खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम है सलाम जेके। हमेशा की तरह आज भी हमारा और आपका साथ 90 मिनट तक रहने वाला है। मुख्तलिफ मौज़ूआत रहेंगे। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है उस हिसाब से हम चलेंगे और अलग अलग हिस्सों की खबरें और बिलखुसूस हमारी नजर मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर पर रहेगी। सालाना अमरनाथ यात्रा, बदलती मौसमियाती तब्दीली और इन सब के बीच में आपको बताएंगे कि आज जम्मू कश्मीर में कुछ सरकार के फैसलों पर रद्दअमल और दीगर कुछ अहम खबरें भी, जिन पर हम अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। अपने 90 मिनट तक यह सिलसिला चलेगा। लेकिन इस प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के मुताबिक आप जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे से हम आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताएं कि जहां आप हमें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेलीविजन नशरियात के अलावा आप हमारे साथ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.gulistannews.in, जहां पर आपको तहरीरी मवाद भी मिलेगा, कंटेंट हर तरह का दस्तयाब होगा। वहां आप देखने के अलावा पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया की बाकी साइट्स फेसबुक और यूट्यूब पर भी वक्फे से बराह रास्त तमाम चीजें और अपनी आरा से हमें आगाह भी करते रहिए। आज जुमे का दिन है और जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपको इस प्रोग्राम में आगे चलकर बताएंगे। और दिल्ली के अंदर मजीद हलचल क्या होनी है, पार्लियामेंट का मानसून इजलास, और इस पर कुछ और बात भी करेंगे। भारत चीन के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में कि तारीख में आज का दिन यानी 7वां महीना शुरू हो चुका है। जुलाई की पहली तारीख है। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है वो आपको बताते हैं और शुरुआत इसी के साथ करते हैं। आज इतिहास क्या कुछ कहता है। जुलाई की पहली तारीख है, यानी एक तरह से आधा साल मुकम्मल हो चुका है 2022 का अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। और आज के दिन 1994 में पीएलओ लीडर यासिर अरफात की 27 साला जलावतनी के बाद पहली बार गजा आमद हुई। गजा पट्टी में वो पहली बार पहुंचे थे 27 वर्षों के बाद, जब उन्हें जलावतन कर दिया गया था। इसके अलावा 1978 में आज ही के दिन 1 जुलाई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जनरल जियाउल हक को मुजव्वजा हुकूमत में शमूलियत का फैसला किया। 1978 में यह फैसला था जब उन्हें सियासी सरगर्मियों की तरफ भी जो रुझान था उसको ऑफिशियली इग्नोर्ड मिला और सरगर्मियों में शमूलियत के लिए उस वक्त के जनरल जियाउल हक को इस तरफ लाया गया। साल 1966 में पहली बार रंगीन टेलीविजन नशरियात का आगाज कनाडा से हुआ। जो आप टेलीविजन स्क्रीन्स देखते हैं, पहले ब्लैक एंड व्हाइट और उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ ही तब्दील होती गई। पहली रंगीन टेलीविजन जिसका नशरियात का आगाज कनाडा से आज के दिन हुआ था। 1881 में अमेरिका और कनाडा के माबेन पहली बैनुल-अक़वामी फोन कॉल सर्विस का आगाज हुआ। पहली मर्तबा फोन कॉल की गई 1881 में अमेरिका और कनाडा के दरमियान। सबसे पहली इस चश्मे की खोज की गई आज के दिन। 1852 में सिंध, मौजूदा वक्त में पाकिस्तान, यहां पहला डाक टिकट जारी किया गया जो उस वक्त भारत का हिस्सा था। और सिंध के अंदर पहला डाक टिकट मतलब मुवासलात को मजीद बेहतर बनाने की जानिब एक इकदाम था। 1879 में भारत में पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई। एक तरफ सिंध से डाक टिकट जारी किया गया पहली मरतबा, जबकि 1879 में भारत में पोस्ट कार्ड्स की शुरुआत की गई। आगाज 1 जुलाई 1879 को हुआ। इसके अलावा 1921 को यानी 1921 को, आज से ठीक 100 वर्ष कबल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कयाम अमल में लाया गया, जो मौजूदा वक्त में भी चीन के अंदर हुक्मरान जमात है, हुकूमत चला रही है। और कई अहम शख्सियात जो मुल्क की सदर की हैसियत से भी, जिनमें शी जिनपिंग भी हैं, जो मौजूदा सदर चीन के हैं और दूसरी मरतबा इक़्तिदार संभाले हुए हैं। तो आज के दिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कयाम अमल में लाया गया, जिस पर तासुरात अमरीका की जानिब से भी इसके कयाम पर सामने आए हैं और हद तनकीद भी चीन की मौजूदा इस पार्टी को बनाया जा रहा है। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम मालूमात थी। आप तक प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के मुताबिक पहुंचाते हैं, लेकिन प्रोग्राम का अब बाकायदा आगाज करेंगे खबरों के साथ। और आज भी खबरों में मुख्तलिफ हिस्सों की जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक नजर रहेगी। शुरुआत आज भी करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से, जहां सबकी नजर है। और तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दिल्ली में मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। खबरों का करते हैं आगाज और सबसे पहले बात करते हैं जी अमरनाथ यात्रा के हवाले से। पूरे मुल्क और दुनिया भर की नजरें अमरनाथ यात्रा पर लगी हुई है। 3 साल के वक्फे के बाद फकीदुल मिसाल सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बीच अमरनाथ यात्रा रवां दवा है। और अमरनाथ यात्रा के हवाले से 7,483
यात्रियों ने अपने दर्शन मुकम्मल कर दिए हैं। दूसरा जत्था जो है वो कल बेस कैंप पहुंचा था और आज अल सबा बालतल से भी और नुनवन बेस कैंप से भी उन्हें रवाना कर दिया गया है गुफा की ओर। और तीसरा जत्था जो है वो जम्मू से रवाना आज सुबह कर दिया गया है सख्त सिक्योरिटी पहरे के बीच। तीसरा अमरनाथ यात्रियों का जत्था जो है वो श्रीनगर के लिए इस वक्त रवाना दवा है, काफिला जारी है। इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल वर्चुअल मोड से पूजा में भी हिस्सा लिया। और साथ साथ जब हम यात्रा की बात कर रहे हैं तो यात्रा को लेकर सीसीटीवी कैमरा से और ड्रोन से भी इस वक्त माकूल और मुनासिब नजर जो है वो रखी जा रही है। कल से लेकर आज तक कई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कई बड़े गुफा तक हालात का आज खुद जायजा लिया है और लगातार यात्रियों का बढ़ता हुआ रश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जम्मू शहर के अंदर भी बढ़ रहा है। इधर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 1700 के करीब मजीद यात्री जो है उन्होंने सुबह सुबह जो है वो लखनपुर को क्रॉस किया है और थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे जी भवन के अंदर, जहां पर वो पूरा दिन इंतजार करेंगे और कल सुबह का वो इंतजार करेंगे जब उनकी रवानगी फिर एक बार फिर सुबह की तस्वीरें रात से लेकर आज सुबह तक की है अमरनाथ यात्रा के हवाले से, जहां पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच यात्रा इस वक्त रवाना दवा है। 40 दिन से जारी रहने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर अब तक 7,483 यात्रियों ने अपने दर्शन मुकम्मल किए हैं पहले दिन में। और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद जहां वो वापस मंजिल मकसूद की ओर रवाना हो रहे हैं, वहीं पर भगवती नगर जम्मू से लेकर नुनवन बेस कैंप और बालतल गांदरबल सेंट्रल कश्मीर के अंदर इस वक्त इंतजामात को हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है और लगातार यात्रा जो है वो जारी है। और आज भी ताकि किसी भी तरीके से किसी नाखुशगवार वाक़े को जगह ना मिल सके। इधर इत्तलात जहां यात्रा के हवाले से सामने आ रही है, वहीं पर यात्रा को लेकर जो अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं इस पर पॉलिटिकल सर्कल्स में भी अब कुछ सवालात उठना शुरू हो गए हैं जो हम ऋतिका इस वक्त हमारे साथ, ऋतिका राजपूत जम्मू से ज्वाइन कर चुकी है। ऋतिका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सुबह आप बेस कैंप पर थी, तस्वीरें हम इस वक्त चला रहे हैं जो बेस कैंप की भी है, कल जिस तरीके से यात्रा हुई है वो भी हम दिखा रहे हैं। आज सुबह किस तरीके का मंजर है वो भी ज्वाइंट विजुअल्स हम इस वक्त चला रहे हैं। लेकिन आज सुबह जब आप भवन पर मौजूद थी तकरीबन 5 बजे के आसपास, तो किस तरीके का माहौल था, कितने यात्री चले हैं और अभी कितने यात्री वहां पर है? क्योंकि अब माना जा रहा है कि जम्मू शहर को देखने के लिए बहुत सारे यात्री जो है वो आ रहे हैं और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी गियर अप हुआ है ताकि उन्हें जम्मू शहर को पूरी तरह से दिखाया जाए क्या क्या शहर के अंदर है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी सुबह के हाल कुछ इस प्रकार के कि वहां पे बारिश जो थी वो लगातार वहां पे हो रही थी और उसी बारिश के मौसम में अलग अलग गाड़ियां जो थी बाल्टाल और पहलगाम के रूट के लिए लगाई गई थी। यात्रियों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी और उन्हें गाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ बिठाए जाने के साथ साथ आगे भेजे जाने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। तो इसी के साथ जो बालटाल के लिए गाड़ियां यात्रियों से भरी हुई जो कानवाई निकाली गई उसका समय जो था वो सुबह 4 बजे था और जो पहलगाम के लिए यात्रा जाने वाली थी उसे 5 बजे के करीब वहां से जो था आगे पूरी सुरक्षा के साथ भेजा गया। और बारिश जो थी वो लगातार हो रही थी पर रोड कंडीशंस बेहतर थी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यात्रा में किसी भी प्रकार की बाधा ना आते हुए ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यात्रा को जो कल के लिए यात्रा जो दर्शन करेंगे उनकी कानवाई आज ही भेज दी गई है। और आगे के लिए जो यात्री हैं उनके लिए समय जो है वो दोपहर के बाद रखा गया है कि दोबारा से उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसे भगवती नगर में आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो जम्मू के अंदर ये जो टोकन देने का सिलसिला है क्या वो अब भी साथ साथ चल रहा है या फिर सिर्फ एक बार कितने लोग जाएंगे यही तय करने के बाद उनको टोकन दिए जाते हैं डेली बेसिस पे? जी, टोकन देने का समय जो है वो सुबह 6 बजे शुरू कर दिया जाता है और 6 बजे से लेके उनका एक लिमिटेड कोटा रहता है 2000 के हिसाब से। वो 2000 जब तक चलता रहता है वो टोकन काउंटर जो है वो तब तक ही खुले रहते हैं।
जैसे ही वो 2000 का आंकड़ा पार हो जाता है तो उस वक्त ये टोकन काउंटर्स बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगला पड़ाव होता है रजिस्ट्रेशन का। इसीलिए टोकन काउंटर के लिए ये एक लिमिटेशन रखी है, ताकि अमरनाथ यात्रा में यात्रा का एकदम से लाभ ना आ जाए और यात्रा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। अच्छा, ये भी बताइएगा, खबर ये भी है कि जो यात्री जम्मू आ रहे हैं एडवांस में, वो कुछ लोग बाहर भी जा रहे हैं और जम्मू शहर को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। तो वहां पर यह भी माना जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से अब अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, फैसिलिटेट किया जा रहा है उन यात्रियों को। किस हद तक इस खबर को हम सही माने जो हम दिल्ली बैठे सुन रहे हैं अभी? बिल्कुल, आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा जाने से पहले जिन लोगों की यात्रा अभी कुछ दिन के बाद है, वो लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में वो बाकी के जो यहाँ पे देखने वाले स्थान है या फिर धार्मिक स्थान जो है, उनकी तरफ रुख जो है वो कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर यात्रियों का कहना था कि वो श्री माता वैष्णो देवी दरबार दर्शन के लिए जाएंगे, और उसके अलावा भी जो अलग अलग पिकनिक स्पॉट यहाँ बने हैं या फिर घूमने की जगहें जो अलग अलग बनी हुई है, वहां वो जरूर देख के जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर यात्री जो है वो पहली बार जम्मू कश्मीर में आए और यहाँ का माहौल उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और काफी ज्यादा उनका एक स्वागत जो है यहाँ पे किया गया है, जिसके चलते उनका जो अलग अलग जगह पे जाना और ये दर्शाता है कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है। इसी के चलते उसके आगे के जितने भी कार्यक्रम है वो बनते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रितिका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबर जरा एक और भी आपको बताते हैं, चूंकि यात्रा की बात हो रही है तो यात्रा का किस तरीके का उत्साह है और किस तरीके का बेस कैंप पर हलचल है, आपके सामने तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी अमरनाथ यात्रा को लेकर मजीद कुछ इकदाम उठाए हैं और मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक कोर ग्रुप बनाया है, और वो कोर ग्रुप श्री अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी को लेकर गहरी नजर रखा करेगा। खबर यह है कि हफ्तावाराना मीटिंग इस ग्रुप की हुआ करेगी और वजारत दाखिला मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स रेगुलरली जम्मू कश्मीर के टॉप ऑफिशियल्स के साथ इन टच रहा करेगी और हफ्तावार ब्रीफिंग्स के दौरान जो इंतजाम करने होंगे उन्हें भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और मरकजी वजारत दाखिला के बीच एक सेंट्रल ग्रुप बनाया गया है, जिसमें सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स CAPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियां और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए दीगर लोगों को रखा गया है, ताकि वो अरेंजमेंट्स को रिव्यू किया करें और हफ्तावार ब्रीफिंग्स के दौरान, यानी वीकेंड्स पर ये ब्रीफिंग हुआ करेंगी, मीटिंग्स हुआ करेंगी, जिसमें रिव्यू किया जाएगा कि हफ्ते भर किस तरीके की सूरत हाल रही है। कोर ग्रुप जो है वो हर हफ्ते मिलेगा, साथ साथ सिक्योरिटी असेसमेंट के हवाले से, चाहे साउथ के अंदर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें या जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें, इसमें जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके साथ लगातार वो संपर्क में रहा करेंगे। कोर ग्रुप यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला इसमें मौजूद रहेंगे इस कोर ग्रुप के अंदर, और साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी इसमें जगह दे दी गई है। यानी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन है, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस इसमें रहेंगी, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो इसमें रहेगा, काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इसमें रहेंगे, रिसर्च एनालिसिस विंग को इसमें रखा गया है। यानी फुल फ्लेज्ड सिक्योरिटी से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उन्हें इस कोर ग्रुप का मेंबर बनाया गया है, और हफ्तावार ये कोर ग्रुप की मीटिंग हुआ करेगी जिसमें रिव्यू लिया जाएगा कि क्या कुछ आगे हमने करना है। इस वक्त सिक्योरिटी के एतबार से जब आप देखेंगे तो कमोबेश 50,000 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल्स, चाहे वो आर्मी के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, आर्म पुलिस के हैं, वो इस वक्त लखनपुर से लेकर गुफा तक लगा दिए गए हैं, और वहां से लेकर जहां नफरी 50,000 के करीब नफरियों को तैनात कर दिया गया, वहीं पर गैजेट्स का भी इस्तेमाल जो है वो माकूल और मुनासिब तरीके से किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए से पूरे ट्रैक पर नजर रखी जा रही है, CCTV कैमरास के जरिए से नजर रखी जा रही है, और इस बार जो बाज़ाब्ता तौर पर हर यात्री के लिए एक सिक्योरिटी रिंग दे दिया गया है ताकि उसकी मूवमेंट जो है वो देख के लगातार उसमें रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस का एक हिस्सा जो है वो बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी खुद इसका रिव्यू लिया, 2 बार रिव्यू लिया, फिर मरकजी वजारत दाखिला में 2 बार रिव्यू हुआ, वजीर दाखिला अमित शाह साहब ने इस बारे में रिव्यू लिया, और इस वक्त यात्रा जो है वो लगातार रवान दवा है इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार के बीच। लेकिन ये सख्त सिक्योरिटी हिसार के बीच खबर यह है कि सेंटर
जम्मू कश्मीर ने ज्वाइंट कोर ग्रुप बनाया है जो मॉनिटर करेगा जी जम्मू कश्मीर के हालात को भी और जम्मू कश्मीर के अमरनाथ यात्रा के दौरान जो इक़दाम उठाए जाने इस हवाले से भी। एक तरफ से ये पूरी डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। तो अमरनाथ यात्रा जहां एक तरफ से चल रही है, अभी इब्तिदा है, आज तीसरा जत्था जो है वो रवाना कर दिया गया है। मौसम का मिजाज क्या है थोड़ी देर में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस यात्रा कवर के बीच, इस सिक्योरिटी हिसार के बीच आम लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके की इतलात लगातार आ रही है और कई सियासी जमातों के रहनुमाओं ने खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जब हाई एंड टी हुआ था तो वहां पर इस बात का खुलासा पेश किया था कि जम्मू कश्मीर के लोग यात्रा का वेलकम हमेशा करते आ रहे हैं, मेहमान नवाज रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से कोई गलत मैसेज ना जाए, सिक्योरिटी प्रेजेंस इतना ज्यादा कर दिया गया है कि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट भी मूवमेंट करना है, जैसे रामबन इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट करना है तो परेशानियां है, काफी ज्यादा शिकायतें वहां से है। इसी तरीके से टनल को क्रॉस करने वाला उधर से इधर वाला मामला है तो काफी ज्यादा शिकायतें हैं। श्रीनगर से इस तरीके की शिकायतें जो आ रही है, तो ये सारी शिकायतें ऑलरेडी पॉलिटिकल लीडर्स के पास भी, जिन्होंने ये पूरा मामला जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नोटिस में ऑलरेडी लाया है और उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू किया जाएगा ताकि एक ब्रीदर मिले, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शहर एक वाहिद रास्ता है जो पूरे जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ता है और कश्मीर को जम्मू के साथ जोड़ रहा है। इस पर भी अगर इस तरीके की कदगने और पाबंदियां लगातार रहेंगी तो उससे कहीं नेगेटिव मैसेज ना जाए, इसका खदशा बहुत सारे सियासी लीडरों को भी है, सिविल सोसाइटी को भी, और यही वजह है कि लगातार वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ब्रीफ किया जाए कि इस तरीके से कोई रास्ता इसमें निकाला जाए। तो फिलहाल यात्रा ऐसा तरीके से चल रही है, सिक्योरिटी अपने तरीके से काम कर रही है और इस भी जो मसला था वो भी हमने आपके सामने रख दिया है। अब आते हैं जी यात्रा के बाद दूसरी अहम तरीन और बड़ी खबर की ओर। दूसरी अहम और बड़ी खबर जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मजीद एक कदम आगे बढ़ने का फैसला लिया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव के हवाले से सरगर्मियां और ज्यादा तेज हो सकती हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल समरी रिवीजन जम्मू कश्मीर के अंदर करने को मंजूरी दे दी है। पिछले 3 साल के दौरान ये रिवीजन एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो रहा था, और क्योंकि आपको याद होगा 2019 हालात कैसे थे, 20-21 के अंदर कोरोना था, उसके साथ साथ हमारा डिलिमिटेशन प्रोसेस जम्मू कश्मीर का चल रहा था। प्रोसेस मुकम्मल होने के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी और स्पेशल समरी रिवीजन जो वोटर लिस्टों का है उसको जारी करने के हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। और इसमें जो ड्राफ्ट रोल है वो इलेक्टोरल रोल, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो है वो 1/9/2022 को जारी किया जाएगा, और अगर क्लेम्स कोई ऑब्जेक्शंस होंगी वो 30/9/2022 तक आप दे सकते हैं, यानी वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। स्पेशल कैंपेन डे जो होंगे उसमें दोनों सैटरडेज होंगी, दोनों संडेज होंगी। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन करना हो, कुछ हो, तो उसमें सैटरडे संडे को भी इंक्लूड कर दिया गया, कोई छुट्टी नहीं होगी जी। डिस्पोजल अगर क्लेम का होगा वो होगा जी 15/10/2022 सैटरडे होगी, यानी इस दिन भी इलेक्शन कमीशन काम करेगा, कोई छुट्टी नहीं होगी। और चेकिंग ऑफ हेल्थ पैरामीटर ऑब्टेनिंग कमीशन परमिशन फॉर फाइनल पब्लिकेशन, यानी फाइनल पब्लिकेशन जो आपका होगा वो 25/10/2022 को होगा, इस दिन ट्यूसडे होगा, हफ्ते का दूसरा दिन होगा। और अपडेट डाटाबेस जो प्रिंट सप्लीमेंट किया जाएगा वो भी 25/10/2022 के लिए ही फाइनल कर दिया। और फाइनल पब्लिकेशन जो आपका सामने आएगा इलेक्टोरल रोल्स का वो 31/10/2022 को होगा, यानी 31/10/2022 इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश होंगे, आपके सामने होंगे। फाइनल रोल्स 31 अक्टूबर तक आपके सामने आएंगे। तो एक और स्टेप इलेक्शन कमीशन की तरफ से चला गया जो ये साफ इशारा दे रहा है कि अगर अक्टूबर तक इलेक्टोरल रोल्स हमारे सामने होंगे तो फिर आपके पास मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा। दैट मीन्स नवंबर में मीटिंग्स होंगी इलेक्शन कमीशन की सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। दिसंबर जनवरी आते आते तैयारियां होंगी और नए साल के आगाज के साथ ही चुनाव भी हो सकते हैं अगर मौसम का मिजाज बेहतर रहा। इन केस दिसंबर यानी 2022 के आखिर तक नहीं हुआ तो याद रखिएगा 2023 के फरवरी मार्च के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी दंगल किसी भी कीमत पर हो सकता है, अभी तक जिस तरीके के आसार कराइम लग रहे हैं। तो 3 साल के वक्फे के बाद इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल समरी रिवीजन के ऑर्डर्स कर दिए हैं।
इलेक्टोरल रोल फाइनल जो होगा वो 31 अक्टूबर को जारी होगा। इस सिलसिले में जिन्हें ऐतराज करना है, नाम दर्ज करवाना है, डिलीट करवाना है, उस हवाले से पूरा डिटेल जो है वो आपके सामने हमने रख दिया है। लेकिन पॉलिटिकल पंडित ये मान रहे हैं कि इस रिवीजन रोल के शुरू होने के साथ ही बूथ लेवल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट के साथ ही, नोडल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट के साथ ही, और फिर ईवीएम्स जो वीवीपैट मशीनें लानी थी उस सिलसिले में भी ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर जारी कर दिया और स्टेट इलेक्शन अथॉरिटियां इस पर गियर अप हो गई हैं। ये सारी अक्कासी इस बात की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द अवामी जमहूरी हुकूमत हो सकती है जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, यानी आपके वोट से हुकूमत बनेगी। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस साल के आखिर तक या 2023 के इब्तिदाई 3 महीनों के अंदर अंदर चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। यही वजह है कि सियासी सरगर्मियां आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ना शुरू हो गई है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो सरगर्म हो गई है। पार्टी काडर को इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, नाराज लीडरों को मनाने की कोशिश हो रही है, एक लाहेमल मुरतब करने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से। अगर इत्तेहाद बाद में करना पड़ा तो कैसे होगा, किन शराइत पर होगा, कबल अज़ वक्त इस पर भी डिस्कशन और डिबेट जो है वो शुरू हो गई है अंदर खाने। तो फिलहाल सियासी जमातें अपनी तरीके से तैयार है। आप तैयार हो जाइए कि क्या आपका नाम इलेक्टोरल रोल के अंदर है या नहीं। तो उसके लिए आपने बाज़ाब्ता तौर पर अपने बूथ लेवल अफसर के पास या इलेक्शन अथॉरिटीज के दफ्तर में जाकर या ऑनलाइन जो हमारा पोर्टल है इलेक्शन कमीशन का उस पर जाकर अपना नाम चेक भी कर सकते हैं, उसको डाल भी सकते हैं। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी तब्दील की होगी यानी डिस्ट्रिक्ट चेंज किया होगा तो वहां पर भी आप वो सारी चीजें फिलअप करके अपना नाम जो है दर्ज कर सकते हैं। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और 1/9/2022 को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो है वो जारी किया जाएगा और अक्टूबर आते आते ये पूरा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा। यानी 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसेस जो है वो एंटायर प्रोसेस मुकम्मल करने की बात रखी गई है। चलिए, ये तो बात इलेक्शन के हवाले से थी। और 31 तारीख तक जब सरगर्मियां होंगी, जो इलेक्शन बॉडी है वो अपना काम मुकम्मल करेगी, तो उसके बाद 3 वर्षों से जिस वोटर लिस्ट का भी इंतजार था वो हतमी लिस्ट भी आपके सामने आ जाएगी और वोटर लिस्ट में किसका नाम किसका नहीं, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी 31 अक्टूबर के बाद। लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात जरा आप तिजारत की भी करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि मरकजी सरकार, मरकजी वजारत दाखिला या मरकजी तिजारत व सनत या बाकी जितनी भी वजारतें हैं और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जम्मू कश्मीर हमेशा से गुज़श्ता 2 से 2.5 वर्षों के दौरान ये नारा देती रही कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुल्क के बाकी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कैसे इस प्लान के तहत चला जा सकता है और इस नारे पर काम किया जा सकता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब रैंकिंग भी सामने आती है, आदादोशुमार सामने आते हैं, तो आज के वक्त में पता चलता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तमाम कोशिशों के बावजूद भी सरे फहरिस्त जम्मू कश्मीर अभी नहीं रहा है। इसमें बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आज के वक्त में जो आदादोशुमार है जिससे ये पता चलता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग सामने आई है, ताजा रैंकिंग ये बताती है कि पंजाब और हरियाणा हमारी पड़ोसी रियासतें इस वक्त काफी ऊपर चली गई हैं, काफी हद तक इंप्रूवमेंट किया है। लेकिन तिजारत के शोबे में जो इनकलाब लाने की बातें जम्मू कश्मीर में हो रही थी वो पूरी तरीके से मुअस्सर साबित नहीं हुई है। यही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर अभी तक उन तमाम रियासतों या यूटीज का हिस्सा नहीं बन पाया है जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इस प्लान को मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल हुई हो, बल्कि उन रियासतों और यूटीज में जम्मू कश्मीर आज के वक्त में शामिल हुआ है जहां एस्पिरेशंस हैं, जहां ख्वाहिशात हैं, जहां लोगों ने दिलचस्पी जाहिर की और तिजारत पेशा अफराद ने सरकार के इस प्लान के साथ जुड़ने की बहुत हद तक कोशिश की। तीसरा पड़ाव है जी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है। लोएस्ट रैंक जो हमारा है वो जम्मू कश्मीर को आया है क्योंकि हमारा कल किया गया है मणिपुर और नागालैंड के साथ। अब जब हम ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार है। पहले जरा इसको भी हम क्लियर कर दें क्योंकि ये अदाद-ओ-शुमार मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन जी ने खुद जारी कर दिए हैं और मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने कल जब ये अनाउंस कर दिया, कहा कि रियासतें और यूनियन टेरिटरीज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो अडॉप्ट किया गया है सन 2020 में, उसमें जो 5वां एडिशन BRAP का जारी कर दिया गया है, उसमें जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जनाब कौन सी रियासत कहां पर है। बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि अब हम कहां पर हैं और हमारी पड़ोसी रियासतें कहां पर है जी। पंजाब, जैसे आसिफ भाई ने आपको बता दिया, पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश, पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश, गुजरात
कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये टॉप रियासतें हैं जी जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्टिविटीज को और ज्यादा निखारा गया है और बेहतरी के साथ आगे रखा गया है। यानी पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, 7 रियासतें मुल्क भर के अंदर ऐसी रही हैं जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर रहा है। इसके साथ साथ रिफॉर्म्स एक्शन प्लान जो यूनियन टेरिटरीज का है उनमें जम्मू कश्मीर, कल भेजी दिल्ली, मणिपुर, मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ, पौंडीचेरी के साथ, और इसे क्या गया जी इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम कैटेगरी के तहत। यानी इमर्जिंग, अब ये उभर रहा है, उभरा नहीं है, उभर रहा है। अब ये उभरेगा नहीं उभरेगा, दैट रिमेन्स अंडर ए क्वेश्चन। आगे क्या कहा गया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये फिगर किए गए हैं जी किसमें, अचीवर्स कैटेगरी में, यानी उन्होंने अचीव किया है। हिमाचल प्रदेश हमारी पड़ोसी रियासत है, बिल्कुल मौसमी हालात और सब कुछ हमारी तरह है। उत्तराखंड बिल्कुल हमारे साथ साथ है। उत्तर प्रदेश एक बड़ी रियासत है, सबसे बड़ी रियासत है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यहां पर इन्हें कहा गया ये अचीवर्स है, इन्होंने जी अचीवर्स कैटेगरी में फॉल किया है। आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरला, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल, इन्हें एस्पायरस में कर दिया गया है, उम्मीदों पर डाल दिया गया है। अंडमान निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, दमन, दीव, दादर, नागर हवेली, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, पौंडीचेरी, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम कैटेगरी में ये सबसे लोवेस्ट रैंक है रैंकिंग के हवाले से, यहां पर हमने लोकेस्ट रखे। अब इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक, पीयूष गोयल साहब जो इस फंक्शन का हिस्सा थे, उन्होंने ऑन द साइडलाइंस पर क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि देखिए सूरत हाल बदलती रहती है और जो ख्वाब वजीर आजम साहब ने देखा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमने पौधा बोया है ये एक दिन में ऊपर उठेगा नहीं, इट विल टेक टाइम, लेकिन इसके मेवा जो है वो बड़ा अच्छा होगा जी, और हम अपनी रिसोर्स को जनरेट कर रहे हैं। एक तरफ से उनका ये मानना है। और निर्मला सीतारमण साहिबा का क्या मानना है, उनका मानना है कि देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने 2014-15 के अंदर लाया था, मेजर रिफॉर्म्स हमने किए हैं पूरे मुल्क के अंदर, और जो मॉडल्स हमारे सामने थे उन मॉडल्स में भी रिफॉर्म्स लाई गई हैं, जिसका ये नतीजा है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके मुल्कों के पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन जो रियासतें हैं वो इस अडॉप्ट को, वो पूरी तरह से अभी इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रही हैं और काफ़ी मुश्किलें वहाँ पर आ रही हैं, और स्टेट्स को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करते रहें और जहाँ जहाँ पर भी परेशानियाँ उन्हें हटाती रहे। बहरहाल जब रैंकिंग सामने आई है तो हमने आपके सामने रख दिया कि जनाब सूरत हाल क्या है, कि हमारी रियासत कहाँ पर है, यूनियन टेरिटरी कहाँ पर है, डिस्पाइट दिस कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का जो डाटा आया है उसने ये साफ कर दिया कि सन 2015, 16, 17, 18 और 19, 20 के दौरान भी हमारी कोई ज़्यादा वाजिया बरतरी या अक्सरियत इसमें देखने को नहीं मिली है। अब ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट बनती है, तो याद रखिएगा हमारे पास पिछले 1 साल से दौरान यानी सन 2022 से हम सुन रहे हैं कि जनाब इन्वेस्टमेंट हो रही है और फिर एफडीआई हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स आ रहे हैं, और यूएई के साथ लगातार हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टच है कि जनाब वो आके इन्वेस्ट करें। कुछ इन्वेस्टर्स ज़रूर नेशनल हुकअप के आए हैं जिन्होंने हॉस्पिटल बनाने की बात कही है, होटल्स बनाने की बात कही है, कॉलेज बनाने की बात कही है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट क्या वाकई तौर पर ऑन ग्राउंड जीरो पर दिखेगी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी मीटिंग्स, पेपर्स, एमओयू साइन हो रहे हैं, लेकिन जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है तब तक एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी है कि माजी में भी जब हमने इंसेंटिव्स देना शुरू किए थे तो बहुत सारे लोग आए थे, इंसेंटिव्स खत्म होते होते वो वापस चले गए, तो इस बार वैसा ना हो इसलिए भी कुछ चीज़ें हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और देखनी पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है इस पूरे मामले पर। लेट अस सी कि वो क्या कुछ वहाँ पर करती है। अब जरा एक और अहम मुद्दे की ओर आते हैं और आसिफ रशीद आपको बताएंगे G20 समिट के हवाले से। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब के दफ्तर से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने G20 समिट को जम्मू कश्मीर के अंदर करवाने के लिए ग्रुप्स की निशानदेही करवाई कि कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स बनेंगे जी 2023 में जो G20 समिट होने जा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान ने एतराज़ किया था और कल हमने आपको एक खबर बताई थी कि पाकिस्तान ने अपने वजारत खारजा को और ज़्यादा मुतहरिक कर दिया और सऊदी अरबिया, टर्की, चाइना और दीगर मुल्कों के साथ राब्ते में कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर ये मामला ना हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की रूह से मुतनाज़ है और उनका मानना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और 10 तरह की चीज़ें अभी मौजूद है यहाँ पर, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब खबर चीन की है और चीन ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। बिल्कुल, चीन की तरफ से ऐसा मौक़िफ़ रखा गया है जो
बचता हुआ भी नजर आ रहा है और ये भी इशारा कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर या जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो मसाइल सिर्फ जम्मू कश्मीर उसकी तनाजात की जड़ माना जाता है, चीन उस पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अब न सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा बल्कि ये भी लगभग साफ कर दिया है वो G20 समिट 2023 अगर जम्मू कश्मीर में होता है, अगर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी सरकार ने टीमें तश्कील दी हैं, सिक्योरिटी कंसर्न है, बहुत सारी चीजें हैं, तो जम्मू कश्मीर में अगर होता है तो चीन उससे अलग होने की लगभग बात कर रहा है या फिर इशारा एक तरह से क्लियरली दे चुका है। जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान का बयान सामने आया वो ये बताता है कि ऐसा मसला है जिस पर भारत और पाकिस्तान का अपना अपना मौक़िफ़ है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और दोनों अगर मसाइल का हल मुज़ाकराती अमल के जरिए तलाशें तो चीन हमेशा से इसके साथ है। लेकिन चीन ये भी मानता है कि भारत और पाकिस्तान की ये जो मसला है ये कोई मौजूदा वक्त में या माजी में या मुस्तकबिल में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बनने वाली कि इसको बहुत हल्के में लिया जाए। बहुत पेचीदा मसाइल है, संजीदगी से लेने की जरूरत है। इसलिए उनका मौक़िफ़ क्लियर है कि आपसी मुल्क यानी पाकिस्तान ने इस सेशन के आगाज से पहले, अभी डेट सामने नहीं आई, शेड्यूल नहीं आई, इस्लामाबाद से रिएक्शन सामने आया तो वो असर भी देखा जा रहा है। चूंकि सिर्फ 3 दिन पहले पाकिस्तान का एक वफद जब हिंदुस्तान के अंदर तारीख अनाउंस हो रही थी और जम्मू कश्मीर में एक पैनल भी तश्कील दिया गया जो जायजा लेगा, वहां पर तैयारियां करेगा, तो वो रिपोर्ट फिर मरकजी सरकार को देगा। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद के रिएक्शन आने के साथ ही चीन का बयान भी ये वजाहत करता है कि शायद G20 इजलास में, जिसमें आप दुनिया भर के 17 से 18 मालिक देखेंगे, सऊदी अरब से यूरोप तक के लीडरान देखेंगे, शायद इसमें चीन हिस्सा ना हो, इस तरह के इशारे दिए जा रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान ने 3 दिन पहले जो रिएक्ट किया था उस बयान से मिलता जुलता बयान, लेकिन जोर इस बात पर भी दिया गया है कि ये 2 मुल्कों का आपसी मसला है, इसे हल करने के बाद आगे मामला बढ़ने चाहिए। ये चीन का वाज़ेह मौक़िफ़ जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान सामने आया है चीन से। एक बात और भी इसमें यह कही गई है कि चीन ने न सिर्फ आज बल्कि इससे पहले भी इस मसले पर मुज़ाकराती अमल के जरिए दोनों ने या जो बाहमी मुफाहमत है उसके साथ आगे बढ़ना होगा ताकि UN की जो रेजोल्यूशंस हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, उन एग्रीमेंट्स में, उन रेजोल्यूशंस में जो कुछ कहा गया है उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में कई जो मसला है तरजीहात में शामिल करके हल किया जाना चाहिए। ये चीन का तो उससे साफ जाहिर होता है कि अभी दिल्ली से ये तारीख तय होना बाकी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर समिट होगा या नहीं, लेकिन तरजीहात में सरकार ने जरूर रखा है। उससे पहले चीन का और पहले पाकिस्तान और अब चीन का बयान सामने आया है। चलिए जी, G20 समिट जम्मू कश्मीर में हो न हो, लेकिन और भी मामले हैं जम्मू कश्मीर के जिन्हें आपके सामने रखना जरूरी है। एहतिसाब, अकाउंटेबिलिटी, ये एक वो नारा है जो वज़ीर आज़म साहब ने दिल्ली से दिया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अथॉरिटियां बनाई गई, कमीशंस बनाए गए और उन्हीं कमीशंस के अंदर CIC जो माजी में भी काम करता था, साबिका हुकूमतों में भी काम करता, लेकिन इस हुकूमत ने उसे मजीद फाल मुतहरिक बनाने की भी बात सामने रखी और ऐवान के अंदर बड़ी तरमीमें भी लाई। यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो हमारा है, हक इतलात कानून जो है, उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी मरकजी कानून का इतलाक है, लेकिन खबर यह है कि मरकजी कानून के तहत जो सवाल पूछे जा रहे हैं इंतजामिया से, उन्हें टाल मटोल से लिया जा रहा है और कई बार इस बात का खुलासा हमने इस प्रोग्राम में किया है। आज जिस खबर को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं वो ये है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी चली गई हैं, लेकिन सरकार ने माकूल मुनासिब जवाब जो है वो नहीं दिया है। एक एप्लीकेशन जो डेटेड 24 नवंबर 2018 में भी गई है, जिसके जवाब में PIO जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लिख रहा था कि जनाब बड़ी चीज़ें हैं जी, आपको बहुत जल्द बताया जाएगा, एनुअल दरबार मुँह से लेकर दीगर चीज़ें होती हैं, सबका खाका जो है वो खींचा जाएगा। और एक टेंटेटिव एक रकम उन्होंने बताई थी कि 1,95,05,530 रुपये के आसपास कुछ इस तरीके की रकम उन्होंने बताई थी। लेकिन जब उन्होंने डिटेल में मांगने की कोशिश की तो बताइए किस किस ने बताया है, तो उसमें कोई जवाब नहीं आया। और अब यह मामला जब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास पहुंचा तो उन्होंने इस मामले को काफी शिद्दत के साथ लिया है। मजीद क्या कुछ ये खबर है, एप्लीकेशन क्या है
और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब क्या कुछ आज कह रहे हैं, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब सख्त अल्फाज का इस्तेमाल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब की तरफ से किया गया हो। सीधे चलेंगे श्रीनगर, हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हक इतलात कानून, बड़ी तकरीरें और बड़े दावे हमेशा पेश किए जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर देखते हैं तो लैतुलैल से या तो जवाब आता है या कट पीसेस में जवाब आता है, जिसको फिर जोड़ना भी मुश्किल होता है और समझना भी मुश्किल होता है। ये जो हम बता रहे हैं कि ऑफिशियल्स का टीएडीए का हिसाब मांगा गया, वजह क्या है कि जीएडी देने में नाकाम रहा? देखिए डॉलर, आरटीआई के तहत हर किसी को ये जानने का इख्तियार है कि अगर स्टेट एक्सपेंसेस से कोई पैसा खर्च होता है, कोई काम हो जाता है, तो उसका एक्सपेंडिचर कैसा हुआ है, उसकी प्लानिंग कैसे है और उसका प्रोजेक्ट क्या है, तो इस पर हर किसी को हक दिया है मुल्क के कानून ने कि उस बारे में जो हकाइक है वो जाने। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आपने ये हकाइक जानने होंगे तो आपने जो जेई लेवल के अफसरान हो या तहसीलदार लेवल के, इन्हीं को आप आरटीआई कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपने हकाइक जानने होंगे, जो आपने इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी, तो यहां से वो फौरन से पेशतर हासिल होगी। क्योंकि ये जो दरख्वास्त जिसका आपने जिक्र किया है कि 24 नवंबर साल 2018 की ये एप्लीकेशन है, ये दरअसल उस वक्त के जो केईएस और आईएएस ऑफिसरान हैं जिनका दरबार मुंह जो है वाबस्तगी रहती है, तो एक एप्लीकेंट ने ये एप्लीकेशन की थी कि उन्हें बराए करम ये बताया जाए कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो दरबार मुंह का आना और जाना रहता है, तो उसमें आईएएस और केएस अफसरान के आने और जाने पर जो सफरी मामलात है उसमें कितना खर्च हुआ है। क्योंकि आपने करोड़ों में इसका जवाब बताया है, लेकिन ये दरअसल 1,95,330 रुपए बताया गया है। यानी जो दरखास्त दहनकार ने इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की तो उनसे उन्हें बताया गया उसके जवाब में जो जीएडी की पीआईओ है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कि इसमें अभी तक 1,95,530 रुपए खर्च आए हैं। हालांकि जो दरखास्त कुनंदा है वो मुतमईन नहीं हुए इस जवाब से, तो उन्होंने उसी वक्त साल 2019 के दौरान लगभग 2018 के दौरान 26 दिसंबर को एक अपील की है इस जवाब के खिलाफ, जो उस वक्त स्टेट इंफॉर्मेशन दफ्तर यहां पर था, तो वहां पर उन्होंने शिकायत की कि वो इस जवाब से मुतमईन नहीं है। तो उसके बाद स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने इस हवाले से अपनी मुदाखलत की और मुदाखलत में उन्होंने कहा कि ये जो आपने डेटा दिया है ये आपने 24 डिपार्टमेंटों का देना है, तो इस वजह से आप तफसीलन इसकी डिटेल बताया जाए, आप लमसम में ये अमाउंट ना दिखाए। तो उस तरह से उन्होंने बाज़ाब्ता एक ऑर्डर भी जारी किया और उस ऑर्डर में उन्होंने जीएडी के जो पीआईओ है उससे मुखातिब होते हुए कहा कि 24 डिपार्टमेंटों की जो तफासिल है वो फराहम की जाए। तो इस तरह से वहां से जब इस तरह के ऑर्डर हुए हैं तो उसके बाद इसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। क्योंकि साल 2019 में 5 अगस्त को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ और उसके बाद जो यहां स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट था, ऑफिसर था, वो एबॉलिश हुआ और एबॉलिश होने के बाद फिर भी हम मरकज के साथ आए हैं और सेंट्रल आरटीआई कमीशन जो है वो यहां पर आ गया। और फिर इस दरखास्त दहनकार ने वहां जो मुल्की स्तर का इंफॉर्मेशन ऑफिस है वहां पर उन्होंने उस कमीशन में उन्होंने दरख्वास्त की इस चीज के साथ कि स्टेट इंफॉर्मेशन का जो कमीशन है वो एबॉलिश हो गया, तो अब मैं आपके पास आया हूं। और वहां पर भी जब इससे सुना गया, इस केस को सुना गया, तो वहां से बहुत सख्त रवैया जो है इख्तियार किया गया और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। क्या कुछ कहा गया वो हम बताएंगे। उसमें यह भी कहा गया है कि जो ऑर्डर स्टेट के जो आरटीआई कमीशन ने दायर किया था उस पर ना ही अमल हुआ है और ना ही दरखास्त कुनंदा को उस हवाले से तफासिल फराहम की गई है और इससे कानून के बरक्स समझा गया और जो आरटीआई एक्ट के तमाम नुकात है उसके बरखिलाफ भी समझा गया है और ऑर्डर जारी किया गया। क्या कुछ कहा गया कि जो कंसर्न पीआईओ है उसका नाम भी कुमार जी रैना बताया गया है, जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं बतौर पीआईओ। उनसे कहा गया है कि आपके खिलाफ जो कंप्लेंट आई है और जो आपसे मुतलिक आपकी इंफॉर्मेशन से मुतलिक जो स्टेट आरटीआई कमीशन ने ऑर्डर दिया था, एक तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही दरख्वास्त दहनकार को कोई किसी तरह की तफसील फराहम की गई है। तो इस तरह से अगर अभी तक भी वजह नहीं बताएगी कि उसकी क्या वजूहात रही, तो फिर जो मरकजी आरटीआई कमीशन है वो इसमें सोमोटो एक्शन लेंगे और सोमोटो एक्शन के तहत जो कुछ कानून के तहत उन्हें ताकत
और जो इख्तियारात उन्हें तफवीज है, तो उसके बल पर वो अपना एक्शन खुद करेंगे, क्योंकि एक बड़ी नवीयत का मामला है। तो इस तरह से एक बड़ी पेशरफ्त इसमें यही देखी जा रही है कि सेंट्रल जो आरटीआई कमीशन है, उन्होंने इसमें बजाते खुद और सोमोटो एक्शन करने का अब इंदिया दिया है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या 31 जुलाई साल 2022 तक वो एक ये तफसीर देंगे कि किस वजह से इसमें डिले हुआ है, क्यों स्टेट आरटीआई कमीशन के फैसले को या उस ऑर्डर को नहीं माना गया, उस पर इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई, नंबर 1, और जो तफासिर क्यों नहीं दी गई, उस पर अब एक्शन लिया जाएगा। और इसके लिए 31 जुलाई साल 2022 तक का टाइम दिया गया है। तो इसमें हिलाल हमने ये भी देखा था कि इसमें दो तरह के केसेस थे। एक तो जो हमने ये देखा कि जो आईएएस ऑफिसर्स का टीए अलाउंस का मसला था, एक उस पर तफसीलात तलब की गई थी, और दूसरा इसी के साथ कि अखराजात चाहे वो जमीनी हो या फिजाई जो आपने अखराजात किए हैं, खासतौर से दरबार मूव के दौरान, तो क्या दोनों में डिले प्रोसेस हुआ है? ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा, डिले दोनों जगह, और कंसर्न अथॉरिटी यानी सिर्फ जीएडी को जवाब देना 31 जुलाई से पहले, या बाकी लोगों को भी इसमें जवाबदेह ठहराया गया है? नहीं, चूंकि ये जो दरबार मूव का सिस्टम है, इसमें बराह रास्त जीएडी का ही ताल्लुक रहता है, तो इस वजह से जो पीआईओ जीएडी के अंदर है, उन्हें तमाम दफातर का जो रिकॉर्ड है, जो वहां केईएस और आईएएस अफसरान काम कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी उन्हीं की है कि वो उस हवाले से जो अखराजात है, सफरी, टीएडीए, जमीनी, हवाई, तो उस हवाले से जो मुकम्मल तफसीलात है वो जीएडी के पास ही रहते हैं। तो इस तरह से ये जिम्मेदारी सिर्फ जो पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जीएडी है, उन्होंने फराहम करने दी। हालांकि उन्होंने टेंटेटिव फिगर्स दिए हैं, जिससे जो आरटीआई एप्लीकेशन ने जो नुकात रखे थे अपने एप्लीकेशन में, वो उसमें पूरे नहीं होते थे, बल्कि उसमें एक रस्म के तौर पर यह बताया गया कि 1,95,330 रुपए इस पे खर्च हुए हैं। लेकिन किस तरह हुए हैं? जैसा कि क्योंकि एक एप्लीकेंट को यह हक है कि उन्हें बताया जाए कि जो आपने बाय रोड सफर किया, कितने लोगों ने किया, और उस पर कितना खर्चा हुआ है, हर किसी पे कितना खर्च हुआ है, किस किस डेट को हुआ है, और उसके साथ साथ जो फिजाई सफर किसी ने किया तो कब किया, किस चीज के लिए किया, और उसके बाद उसका खर्चा कितना था, किराया कितना था, उसका ये डिटेल उन्होंने दी थी। लेकिन यहाँ पर लमसम अमाउंट कानून जिसको लेकर दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर हंगामा था कि देखिए हमने वो कानून अब जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज कर दिया, जिससे अकाउंटेबिलिटी पैदा होगी, एहतिसाबी अमल होगा, और अवाम जान सकती है कि उनके टैक्स के पैसे का क्या होगा। न तो साबिका रियासत के कानून के अंदर कोई जवाब मिला, और ना ही मौजूदा सेंट्रल एक्ट के निफाज के बाद भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर कोई फर्क पड़ा है। ये जनाब निजाम है हमारी सिस्टम का। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, बड़ी दिलचस्प बात है, जब ये हिलाल हमें डिटेल्स दे रहे थे तो कुछ लोग लिख रहे हैं मुझे, मैं समझता हूं कि जरा उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है उन चीजों का जवाब देना। अवलन, गुलिस्तान न्यूज कभी भी तनकीद बराए तनकीद का हामिल नहीं रहा है, और यह तनकीद नहीं है, यह तनकीद बराए तामीर है। हम चाहते तो एक एक करके उन सभी अफसरों का नाम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा था, नहीं पढ़ा हमने। अगर वो होता तो आप मेरे को से पूछ सकते हैं कि जनाब ये जाती हमला है। किसी इंस्टीट्यूशन को डिरेल करने की कोई कोशिश नहीं है। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि जनाब जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें वफा किया जाए, अवाम के एतमाद को बहाल किया जाए, और जम्मू कश्मीर जिन मसाइब से गुजर चुका है वापस उसे वहां ना धकेला जाए। जम्मू कश्मीर की अवाम को भी हक है उसी तरीके से जिस तरीके से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और दीगर रियासतों के लोगों का हक है कि कानून का इस्तेमाल करके वो कोई भी जानकारी लें। जब आप देंगे नहीं तो जरूर खबर आएगी, और गुलिस्तान न्यूज फोर फ्रंट पर इन खबरों को देगा, ये आप इत्मीनान रखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात अब ट्रैफिक की भी करते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर गाड़ियों की भी करते हैं। अब गाड़ियां जब मैं बता रहा हूं तो ये सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स होंगी, गवर्नमेंट व्हीकल्स होंगी, बड़ी गाड़ियां होंगी, छोटी गाड़ियां होंगी। कितनी है हमारे पास, क्या कुछ है, डिटेल्स के साथ आसिफ रशीद आपको बताएंगे। बिल्कुल, बात जरा जम्मू कश्मीर में उस निजाम की जिसने काफी मुतासिर किया है यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों को। मौजूदा वक्त में आप देखेंगे तो बार बार हम कह रहे हैं सड़क हादसा का बढ़ना या फिर गाड़ियों का रश बढ़ना, ट्रैफिक जाम, बार बार इस तरह की परेशानियां, लंबी कतारें शहर के अंदर, शहर के बाहर या गांव देहात तक ट्रैफिक जाम, ये बहुत कम देखा जाता था। लेकिन आज सरकारी आदादोशुमार आज के वक्त में बताते हैं कि सूरत हाल ये है कि 14 लाख के करीब इस वक्त पिछले कुछ ही सालों के दौरान जिन गाड़ियों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है वो निजी गाड़ियां हैं, टू व्हीलर्स हैं,
यानी जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां खरीदना या अपनी गाड़ी रखना सबसे ज्यादा पसंद किया है, इन लोगों की एक तादाद बढ़ी है। और 2010 से 2022 तक तशवीशनाक इजाफा गाड़ियों की तादाद में हुआ है। कुल मिलाकर आज के वक्त में यूनियन टेरिटरी के अंदर जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं 14 लाख के आसपास इनकी तादाद बनती है। और 14 सालों में 14 लाख गाड़ियों का मतलब पर ईयर आप 1 लाख गाड़ियां जिनकी रजिस्ट्रेशन होती है। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो खरीदी जा रही हैं जो नॉन रिपोर्टेड हैं या रजिस्ट्रेशन होना अभी बाकी है, प्रोसेस चलेगा। 2010, 2011 और 2012 में 10,34,000, बिलतरतीब 11,92,000 और 2012 में 11,98,000 तक गाड़ियों की तादाद बढ़ी थी। ये 2010, 11 और 12 की तादाद बताती है। लेकिन 2012 में यही तादाद जब 9,16,000 से तजावुज कर गई थी तो पता ये चला था कि तकरीबन 12% गाड़ियां सिर्फ 2012 साल में ज्यादा खरीदी गई हैं और रजिस्टर्ड हैं। इन 14 वर्षों के दौरान आज के वक्त में यह पता चलता है कि तकरीबन 100% इजाफा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में और गाड़ियों के इस्तेमाल में हुई है। गाड़ियों की बढ़ती तादाद तशवीशनाक इजाफा इसलिए भी हम समझ रहे हैं, एक तो हुकूमती सतह पर प्लान तरतीब तो दिए जा रहे हैं, लेकिन गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या कोई मेजर्स इसके लिए उठाएगी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा ये अवामी सतह पर परेशानियां ये कि सबसे ज्यादा हर इंसान के लिए ये बहुत आसान रखा गया है, या ऐसा महसूस होता है कि हर इंसान आसानी से गाड़ी खरीद सकता है, मर्जी आए तो 2 व्हीलर खरीद सकता है, मर्जी आए तो 3 और 4 व्हीलर, यानी ये तीनों ऑप्शंस उसके पास हैं। इसका मतलब ये है जब हम एक्सपर्ट्स की राय इसमें लेते हैं तो वो ये भी मानते हैं कि गाड़ियां खरीदना, गाड़ियां बेचना, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, लवाजमात पूरी करना, डॉक्यूमेंटेशन बनाना, ये सारी चीजें या एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक ये कवायदो जवाबित जो है उसमें नरमी किसी हद तक बरती गई है, जिसका नतीजा ये है कि आसानी से गाड़ियां बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, जो देखना होगा हमें वो ये भी है कि इससे एक और परेशानी है, जो परेशानी अभी बड़ी बनेगी हमारे लिए, वो ये है कि पोल्यूशन लेवल हमारा बढ़ चुका है। नॉइज पोल्यूशन, गाड़ियों का, हॉर्न्स का जो पोल्यूशन है वो बढ़ चुका है और अप टू द 100% मार्क के बढ़ा पिछले 14 साल के दौरान। सीधे चलेंगे सईद तजम्मुल साहब हमारे साथ है एदाद शुमार के साथ। सईद तजम्मुल, हम जो यहाँ देख पा रहे हैं और जो खबर हमारे पास है वो ये है कि जनाब गाड़ी खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अब इस शिद्दत के साथ गाड़ियों को खरीदा जा रहा है कि 100% ग्रोथ हुआ है ट्रक, कार, स्कूटर्स खरीदने का एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, और 14 लाख गाड़ियां इस वक्त ऑन रोड है। शायद हमारे पास उतनी कैपेसिटी भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में चूंकि आंकड़े आसिफ दिखा रहे थे जिसमें तकरीबन 100% ग्रोथ जो है बीते 14 बरसों में हुई है, यानी साल 2008 से लेकर 2022 यकम जुलाई तक अब जो गाड़ियों की तादाद है वो जम्मू कश्मीर में तकरीबन 100% ग्रोथ इसमें बढ़ गई, जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर शामिल है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप मैन पावर की बात करते हैं, इस ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट है और जम्मू कश्मीर पुलिस का डिपार्टमेंट है। वही डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल 1, वही एसएसपी रूरल 1, एसएसपी सिटी 1 और वही डीवाईएसपी और वही आरआई, वही इंस्पेक्टर्स, यानी ट्रैफिक पुलिस का मैन पावर वही का वही है। आपने सिग्नल पॉइंट्स लगाए, गालिबन उस सिग्नल पॉइंट से आपकी डिजिटल मदद मिल सकती थी, लेकिन वहां पर भी लोग जो है लाल बत्ती और ग्रीन बत्ती का इस्तेमाल कम करते हैं, बल्कि भागम भाग में अपने नंबर की दौड़ में लगे होते हैं। वहां पर भी ट्रैफिक अमला कहीं ना कहीं नजर आता है। दूसरी तरफ मैनुअल और ई चालानी के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्रैफिक विंग जो है, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इन 14 सालों में 100% ग्रोथ होने के साथ साथ जरा ट्रैफिक पुलिस की आमदनी बताएगा हजारों करोड़ों रुपया में आ चुकी है, क्योंकि बीते महीने में आप किसी भी जगह से कोई गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं, खड़ी नहीं कर सकते हैं। आप श्रीनगर के स्वीट शॉप में जाए, होटल रेस्टोरेंट जाए, बाहर आए तो आपको मैनुअल चालान होगा या आपको डिजिटल चालान होगा 500 रुपया का। गालिबन आमदनी बहुत ज्यादा हुई जितनी ट्रैफिक बनी, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में जो कि यूरोप में एक तर्ज है, कल्चर है कि जब आप गाड़ी हासिल करते हैं तो आपने दिखाना कि आपके घर के अंदर पार्किंग है या नहीं, उसके बाद आप इंटाइटल हो जाते हैं कि आप गाड़ी खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आप मायसमा की गली कोचों से निकलकर डाउनटाउन के आप दूर दराज इलाकों में और अब सिटीज में गाड़ियों को बाहर देखेंगे, भले ही वहां से एम्बुलेंस आए, स्कूल बच्चे दोपहर में गर्मी के बाद वापस घर की तरफ आना चाहेंगे, लेकिन गली कोचों में रसाई नहीं है, वहां पर आपकी जाती निजी गाड़ियां वहां पर खड़ी होंगी। यह भी एक और प्रॉब्लम है। पार्किंग स्लॉट हमारे पास बहुत कम है। श्रीनगर में पार्किंग स्लॉट बनाए गए लेकिन उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ये चाहता है
की बड़ी कोशिशें की वजीर आला लेवल के। आज तो डॉक्टर अरुण कुमार मेहता मैदान में है, जो चीफ सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर के, जिन्हें ट्रैफिक की इस व्यवस्था को और रेगुलेट करने को बड़ा सीरियस लिया लिया। लेकिन साबिक चीफ मिनिस्टर ने भी बड़ी कोशिश की थी और आईजीपी बसंत को जब ये जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने हाँकना शुरू किया लोगों को, जो तरीका गलत साबित हुआ बाद में। लेकिन कुल मिलाकर जब आप ये आंकड़े देखते हैं तो मुझे बहुत अहम बात आपको बता दूं कि गाड़ी खरीदने के लिए अब एक ही तरीका नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर बैंक से अपना ड्राफ्ट बनवाएं, उसके बाद आपका ईएमआई कटेगा, थोड़ा सा परसेंटेज आपका 30-25% आपने पैसा भरना है 2 व्हीलर 3 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए। अब आपको श्रीनगर शहर, बडगाम और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपको दिल्ली से झारखंड तक की कोई भी गाड़ी खरीदो 1 लाख से 125 में मिलेगी। आपको श्रीनगर के बाईपास से लेकर शहर के मध्य इलाकों में क्या पता वो रजिस्टर्ड है, आरटीओ के पास नहीं है, 50 से 30 गाड़ियां वहां पे लगी हुई है। करणनगर का पूरा एरिया कमर्शियल प्राइवेट मार्केट में तब्दील हुआ है, जहां पर आपको इधर से जाना है उधर से वापस आना है अपनी गाड़ी लेकर, बल्कि अगर हो सके तो आप बच्चे के लिए स्कूटी भी साथ लाएं। यानी ये जो तरीका है गाड़ी घर लाने का, ये बहुत आसान कर दिया गया। हालांकि बाद में डिफॉल्टर 90% हो गए, लेकिन जिसकी वजह से ये जो 100% ग्रोथ हो गई, इसका रेगुलेट करने का सिस्टम सिर्फ आपको चलती गाड़ियों को नहीं, बल्कि जो गाड़ियां बेचते खरीदते हैं, जो रजिस्ट्रेशन देते हैं, जो फाइनेंस करते हैं, उन पे रद्दमल करना। बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद तजुम्मल हमारे साथ। ये तो परेशानी थी, लेकिन एदाद शुमार जरा एक बार याद रखिएगा क्या है हमारे पास। जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट्स, इनसे मुंसलिक डिपार्टमेंट्स के पास है, वो ये है कि सन 2008 में जम्मू कश्मीर के पास 6,70,000 के आसपास गाड़ियां थी 2008 में। फिर 2010, 11, 12 को आप देखेंगे तो ये जनाब बढ़ गया जी 6 लाख से सीधे 10,34,000 से ऊपर चला गया। और फिर जब आप इसको और खंगालेंगे और इसको 2012 के बाद देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि तकरीबन 100% इजाफा हुआ है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द जो हमारा सिस्टम चला है। तो ये ठीक बात है, गाड़ियां आए, लेकिन फिर ट्रैफिक रेगुलेट करना है, फिर साइंटिफिक सिस्टम को भी अडॉप्ट करना है, उसके लिए कोई भी जनाब तैयार नहीं है जी। चलिए जनाब एक खबर पहले सामने आ रही है, जरा उसको भी चला लेते हैं जी। हॉस्पिटल की खबर एक हमारे पास है, जरा इसको फटाफट से चला लेते हैं क्या कुछ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया अस्पतालों को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से इक़दाम कर रही है और यूटी में तिब्बी सहूलियात का फुकदान दूर करने की कोशिशों में इस वक्त इंतजामिया है। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कम से कम 300 करोड़ रुपया इस बार सर्व करने का फैसला लिया है, सिर्फ मशीनों को खरीदने के हवाले से, अद्वियात के खरीदने के हवाले से, ताकि साल 2022-23 के दौरान वो सारी शिकायतें दूर हो जिन शिकायतों का खुलासा पिछले कई सालों से लगातार हो रहा था। महकमा सेहत और तिब्बी तालीम ने मशीनरी या जो जदीद आलात है, इसके अलावा अद्वियात और दीगर आलात की खरीदारी के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए की जो पेशगी वापसी है उसको मंजूरी दे दी है और 299.60 करोड़ रुपए, सिर्फ 299.60 करोड़ रुपए रखे गए हैं जो पेशगी कुरंदाजी की मंजूरी दी गई है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो अब ये पैसा आएगा डिपार्टमेंट के पास, चाहे वो कुरंदाजी के जरिए आए या जो मंजूरी दी गई है फैसले को, वो अस्पतालों को, इनमें जम्मू सूबे के अंदर भी है, कश्मीर सूबे के अंदर भी है, जदीद आलात, मशीनरी, कहीं पर कोई कमी है तो वो तमाम चीजें इस मंजूरी के बाद शराइत के साथ वो चीजें मशरूत होंगी या दस्तयाब रखी जाएंगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि 2017 में तमाम मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो कोशिश हुई और उसके बाद के लिए भी बराबर की रकम तकरीबन 2.5 से 5 लाख के दरमियान खर्च की जाएगी, जिसमें अद्वियात या मशीनरी की जहां दरकार होगी वो भी होगी। मजीद ये कि इस रकम में मशीनरी के लिए 535 लाख कुल मिलाकर,
डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के लिए, अद्वियात के लिए जो अभी तक बताया गया है वो 22 लाख के आसपास, मशीनरी के लिए 5 लाख से ज्यादा और 21 लाख से ज्यादा की रकम जो है वो डायरेक्टरेट के लिए, अद्वियात के लिए शामिल है जो खर्च होनी है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर के लिए 50 लाख, इसके अलावा 15 लाख मशीनरी और अद्वियात दोनों इसमें शामिल है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू के लिए 75 लाख और 25 लाख, इसके अलावा डायरेक्टर आयुष जम्मू और कश्मीर के लिए बिलतरतीब 5 लाख और 50 लाख से ज्यादा की रकम है वो खर्च होगी मशीनरी और अद्वियात की खरीदारी के लिए। इजाफा किया गया है, जो पिछली रकम थी हुकूमत मानती है उसमें बढ़ोतरी हुई है। मशीनरी के लिए 7.5 लाख और ड्रग्स कंट्रोलर, ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 लाख के अलावा जीएमसी राजौरी, बारामूला, कठुआ, अनंतनाग और डोडा के लिए बिलतरतीब जो 5-5 करोड़ रुपए रखे गए हैं और इसके अलावा 4 करोड़ रुपए मशीनरी और अद्वियात की खरीदारी इन सारे अस्पतालों में जो रकम खर्च की जानी है ये अनाउंसमेंट हुई है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे और उम्मीद भी की जा सकती है कि जो चीजें या जिस सूरत हाल से कोविड के दौरान अस्पताल गुजरे उससे निजात मिले और बेहतरी की तरफ जाएं। अब वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर का मौसम कैसा है, बदलते मौसम का क्या यात्रा पर असर है, जम्मू श्रीनगर शाहरा पर, मुगल रोड पर, श्रीनगर ले हाईवे पर, श्रीनगर गुमरी रोड, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। श्रीनगर और जम्मू से डिटेल्स आपके सामने बराह रास्त हमारे नुमाइंदे रखेंगे और साथ ही साथ बात कुछ और खबरों की भी करेंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है।